वेलकम स्टूडेंट। एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 12th की बात करेंगे हम। देखिए, क्लास 12th के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करेंगे। चित्रकला सब्जेक्ट की बात करेंगे। पाठ संख्या 11 हम पढ़ रहे थे। पाठ संख्या 11 में हम आधुनिक मूर्तिकला के बारे में पढ़ रहे थे। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला। देखिए, हमने विशेषता पढ़ी थी पिछले वीडियो में कि जो आधुनिक मॉडर्न जो मूर्तिकला है उसकी कौन कौन सी विशेषता है। हमने 7 प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मूर्तिकारों के बारे में। हमारे जो भारत में महत्वपूर्ण जो मूर्तिकार हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मूर्तिकार का मतलब समझ में आ गया, मूर्ति बनाने वाला। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण जीवन के बारे में पढ़ेंगे, एक व्यक्ति के जीवन के बारे में। और वो जो मूर्तिकार है, महान मूर्तिकार, उनका नाम जरूर आप याद रखें। उनका नाम है राम किंकर बेज। राम किंकर बेज। किंकर बेज, ठीक है। ये आपको याद करना है इनके बारे में, राम किंकर बेज के बारे में। महत्वपूर्ण मूर्तिकार हैं। इनके जीवन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इनकी मूर्तियों के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये मूर्ति किसकी है, ये मूर्ति शिल्प किसका बनाया हुआ है। और आधुनिक भारत के जो मूर्तिकार हैं या आधुनिक भारत में आधुनिक मूर्तिकला के जो जनक हैं वो इनको कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखनी है आपको। इनका जो जीवन काल है, अगर हम उनको देखें तो इनका जीवन काल 1906 से लगाकर 1980 तक रहा हुआ है, ठीक है। लगभग 74 साल तक ये महान मूर्तिकार भारत की धरती पर जिंदा रहे। इन्होंने जो मूर्तियां बनाई हैं उन मूर्तियों की बात हम आज करेंगे। महान मूर्तियां अक्सर उनकी दिखाई देती हैं। तो राम किंकर बेज की हम बात करते हैं तो इनका जीवन काल ये ध्यान रखना आपको। भारत में जो आधुनिक और जो नवीन कला के आंदोलन हुए बढ़ावा देने के लिए, उनमें अपनी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके जन्म की हम बात करें कि कब और कहाँ पर हुआ, तो इनका जन्म 26 मई को, कब, 26 मई को 1906 में इनका जन्म हुआ। 26 मई को जन्म कब हुआ ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी मूर्तिकार के जीवन के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब उनके जीवन, मृत्यु और माध्यम विषय और इसके अलावा मूर्ति शिल्पों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में लिखना पड़ेगा। तो जन्म 26 मई 1906 में इनका जन्म हुआ। बात करें जन्म स्थान, कहाँ पर जन्म हुआ, तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बांकुरा है, बांकुरा कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो पश्चिमी बंगाल में जो बांकुरा है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो राम किंकर बेज जिन्होंने भारत में एक नवीन मूर्ति कला को बढ़ावा दिया,
आधुनिक भारत के मूर्ति कला के जो जनक हैं, वो जिनको रामकिंकर बेज को कहते हैं, तो इन्हीं के जीवन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इनका जन्म 26 मई 1906 को अपने देश के जो पश्चिम बंगाल राज्य है, वहाँ के जो बांकुरा स्थान है, वहाँ पर इनका हुआ। अगर मैं रामकिंकर के जीवन की बात करूँ तो इनका जो परिवार है वो एक गरीब परिवार था। गरीब, और हम देख सकते हैं कि आर्थिक हो या सामाजिक, उस प्रकार के पिछड़े हुए परिवार में इनका जन्म हुआ। तो परिवार की कंडीशन इनकी खराब थी, तो आर्थिक व सामाजिक पिछड़े हुए परिवार में रामकिंकर बेज का जन्म हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन मेहनत की इन्होंने, और इन्होंने एक डिप्लोमा प्राप्त किया कला के अंतर्गत, और वो जो डिप्लोमा है वो शांति निकेतन से लिया। शांति निकेतन से इन्होंने कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। कला में क्या किया? डिप्लोमा प्राप्त किया। ये ध्यान रखना है आपको। शांति निकेतन जो कला विद्यालय है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से इन्होंने कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। ठीक है। और जब इन्होंने पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर इन्होंने अपनी कला शुरू कर दी, मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दी, मेहनत करना शुरू कर दिया, और समय समय पर इन्होंने अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनाई और फिर लोगों को बताया। अलग अलग स्थान पर इनकी मूर्तियों की प्रदर्शनी हुई, और धीरे धीरे मेहनत करते हुए एक दिन ये महान मूर्तिकार शिल्प कला के जो विभाग हैं शिल्प कला का, उसके अध्यक्ष भी रहे। इन महान कलाकार की बात करूं तो ये शिल्प कला विभाग के क्या रहे हुए हैं? अध्यक्ष रहे हुए हैं। ठीक है। तो ये विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो शिल्प कला के रहे हुए हैं, मूर्तिकार हैं शिल्प कला के। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इससे जो महत्वपूर्ण बात और इसके सामने आती है, इससे भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है इनकी शैली। किस शैली में, किस तरीके से मूर्तियाँ बनाते थे। मतलब शैली का मतलब ये हुआ कि मूर्ति बनाने का ढंग इनका क्या था, वो किस प्रकार के नियमों को अंदर मूर्ति बनाने समय लागू करते थे। तो आपको बता दें कि रामकिंकर बेज की जो शैली थी मूर्ति बनाने की, वो अपनी खुद की एक नई शैली थी। अपने ही तरीके से बनाते थे, किसी शैली के नियमों का पालन नहीं करते थे। उनकी जो खुद की शैली थी, इसलिए उसको उनकी निज शैली के नाम से कहा जाता है कि वो उनकी खुद की शैली थी। तो रामकिंकर बेज की जो शैली है वो निज शैली थी। निज शैली का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि अपनी ही तरीके से वो मूर्तियाँ बनाते थे। किसी पुराने शैलीगत या शैली के तरीके से मूर्तियाँ नहीं बनाते थे। तो मैंने आपको जन्म के बारे में बताया, स्थान बताया, इनकी कंडीशन, इनकी शिक्षा कहाँ से हुई है, कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया है, इनका परिवार जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था, ऐसे कह सकते हैं कि परिवार में इनका जन्म हुआ। और ये मूर्तिकार शिल्प कला के विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शैली की बात करें तो निज शैली है। लेकिन हमें अब ये समझना है कि इन्होंने मूर्तियाँ किस चीज़ से बनाई, इन्होंने मूर्ति किस चीज़ से बनाई हैं, वो हमें समझना है। तो हम कह सकते हैं कि किस माध्यम में इन्होंने मूर्तियाँ बनाई। माध्यम, तो इन्होंने कोई एक माध्यम में मूर्तियाँ नहीं बनाई कि केवल पत्थर की मूर्तियाँ बनाई, या केवल संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई, या केवल चूने से बनाई। इनका कोई एक माध्यम नहीं था। तो हमें ये आपको बता देता हूँ कि इनका जो माध्यम है वो अलग अलग था, मतलब विभिन्न माध्यम था। इनका माध्यम क्या था? विभिन्न माध्यम। विभिन्न माध्यम का मतलब ये हुआ कि इनका अलग अलग था। ये लगभग काफ़ी माध्यमों में मूर्तियाँ बनाते थे। अगर हम उनके विशेष जैसे बात करें कि विशेष किस में बनाते थे, तो आपको बता दें कि मिट्टी का प्रयोग करके वो मूर्तियाँ बनाते थे। मिट्टी से भी मूर्तियाँ बनाते थे। प्रस्तर मतलब पत्थर का प्रयोग करके मूर्तियाँ बनाते थे।
कंक्रीट से भी मूर्तियाँ बनाते हैं और कांस्य धातु से भी मूर्तियाँ बनाते थे। कंक्रीट का मतलब सभी जानते होंगे कि कंक्रीट क्या होती है। छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, जब उनको सीमेंट के साथ में और थोड़ा बहुत पानी और बजरी में जब मिलाते हैं तो कंक्रीट। और आपको सभी जानते हैं कि कंक्रीट से हमारी मकान की जो छत है वो बनाई जाती है, आरसीसी द्वारा हम बनाते हैं। तो वही कंक्रीट के माध्यम से भी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई हैं, वो इनका माध्यम रहा हुआ है। तो इनका अलग अलग माध्यम है, जिसमें हमने मिट्टी, पत्थर, कंक्रीट और कांस्य धातु की मूर्ति इन्होंने बनाई, उनकी हम बात भी करेंगे आगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमें ये समझना है कि इस माध्यम से उन्होंने मूर्तियाँ बनाई, लेकिन किस विषय पर बनाई, किसके बारे में मूर्तियाँ बनाई, मतलब हमें विषय समझना है कि किस विषय पर बनाई। मतलब इन्होंने भगवान से या धार्मिक विषयों पर बनाई कि भी इन्होंने इससे संबंधित, तो हमें समझना है किस विषय पर मूर्तियाँ बनाई। तो इनका जो प्रमुख विषय था वो था भारतीय जनजीवन के आधार पर। भारत के जो लोग हैं उनके जीवन के बारे में इन्होंने मूर्तियाँ बनाई। भारत के लोगों का जो रहने का तरीका है, उनके जीवन में जो घटनाएं हैं, उनसे संबंधित भी हमें मूर्तियाँ इन्होंने दिखाई देती है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनकी जो मूर्ति कला है उसके अंतर्गत उन्होंने भारतीय जनजीवन से मूर्तियों के अलावा सरल और सहज रूप से इन्होंने लोक कला के रूप में मूर्तियां बनाई। जिस प्रकार एक लोक कला जो होती है, जैसे एक विशेष स्थान पर जो कला हमें दिखाई देती है, लोगों की जो कला है, लोक जीवन में जो सिंपल सी जो बातें चलती हैं, लोक कला के आधार पर इन्होंने बिल्कुल सिंपल, सहज, सरलता से मूर्तियां बनाई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो सिंपल सी बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से तरीकों से इन्होंने मूर्तियां बनाई हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी उन्होंने मूर्तियां बनाई। ठीक है। इनके मूर्ति शिल्पों की बात करते हैं अपन। कौन कौन सी इनकी मूर्ति शिल्प है। तो मूर्ति शिल्प का भी अपना एक नाम होता है कि भाई इन्होंने ये मूर्ति शिल्प बनाए। जैसे हम बात करें तो इन्होंने एक मूर्ति शिल्प बनाई जिसका नाम है संथाल परिवार। कौन सा परिवार? संथाल परिवार। एक इन्होंने ये मूर्ति शिल्प बनाई। एक इन्होंने मील कॉल मूर्ति शिल्प बनाई। मील कॉल, मील कॉल, मील कॉल। ठीक है, कोई मिस कॉल के रूप में नहीं पड़ेगा, मील कॉल। इन्होंने एक मूर्ति शिल्प महात्मा बुद्ध की बनाई। महात्मा बुद्ध। इन्होंने एक मिथुन की मूर्ति बनाई। ठीक है। इन्होंने एक सुजाता की मूर्ति बनाई। और इन्होंने एक रविंद्रनाथ टैगोर का हम कह सकते हैं कि पोर्ट्रेट रूप का एक उन्होंने मूर्ति शिल्प बनाई आवक्स तक। तो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनका जो मूर्ति शिल्प बनाया वो आवक्स बनाया। आवक्स का मतलब ये होता है कि जो पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है वो इन्होंने इस प्रकार का बनाया। हम कह सकते हैं कि जिसमें चेहरा हो और गला थोड़ा बहुत दिखाया दो छाती तक, इतना जो पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है उसमें कितना फोटो होता है पूरा, जिसमें पैर वगैरह नहीं होते हैं, इस प्रकार की मूर्ति शिल्प है जिसमें भगवान हम कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के मुंह और गले इस प्रकार से बताया है। ठीक है। तो आवक का मतलब समझ गए ना कि छाती तक जो मूर्ति होती है वो उन्होंने बनाई।
ठीक है, ये तो इनके हो गए विषय। और विषयों के अलावा मूर्ति शिल्प की बात कर ली। अब हमें ये समझना है कि और इनकी क्या विशेषता है। तो महत्वपूर्ण विशेषता ये ध्यान रखनी है कि ये भारत के एकमात्र और प्रथम, एकमात्र तो मतलब पहले ही, बार तो एकमात्र हो गए, लेकिन भारत के प्रथम मूर्तिकार है जिन्होंने सीमेंट और कंक्रीट का प्रयोग करके मूर्तियां बनाई। तो भारत के प्रथम ऐसे मूर्तिकार हैं राम किंकर बेज, जिन्होंने सीमेंट और कंक्रीट से मूर्तियां बनाई, वो भी प्रभावशाली, ऐसे वैसे नहीं। और इस माध्यम से इन्होंने जो मूर्ति शिल्प हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार के पोत, हम कह सकते हैं कि जिसको इंग्लिश में हम टेक्सचर कहते हैं, पोत यानी धरातल का जो गुण होता है उसे हम पोत कहते हैं, ऊपर वाला जो भाग है वो हमें उसको पोत कहते हैं। तो इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम से मूर्ति शिल्पों का जो ऊपर वाला भाग है वो एक विशेष रूप से इन्होंने बनाया, सर्जन किया और फिर मूर्तियां बनाई। और उस वजह से इनकी मूर्ति कला की अलग ही पहचान बनी है। ठीक है, और आपको बता दें कि जब इनकी इतनी बढ़िया बढ़िया मूर्तियां बनाई इन्होंने, तो कोई भी मूर्तिकार हो या फिल्मकार हो, वो नहीं रह सकता इनके जीवन से प्रभावित हुए बिना। और फिर इनके जीवन, जब इन जीवन पर देखें तो अनेक साहित्यकारों ने, मूर्तिकारों ने और फिल्मकारों की बात करें तो फिल्मकारों ने इनके जीवन पर फिल्म भी बनाई। ठीक है, और जो साहित्यकार है उन्होंने इनके जीवन पर किताब भी लिखी। साहित्यकारों ने इनके जीवन पर क्या लिखी? किताब भी लिखी। अगर इनके जीवन की किताब की बात करें तो कौन कौन से लोगों ने, कौन कौन से साहित्यकारों ने किताबें लिखी, तो आपको बता दें कि जैसे आर शिवा द्वारा किताब लिखी गई। आर शिवा, इन्होंने किताब लिखी जिस किताब का नाम था राम किंकर्स यक्ष यक्षी। ये इनकी बुक का नाम है, राम किंकर्स यक्ष यक्षी। साहित्यकार ने बुक लिखी। इसके अलावा एक साहित्यकार थे जिनका नाम था सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। ठीक है, इस व्यक्ति ने भी इनके जीवन पर किताब लिखी। उस किताब का नाम, उस बुक का नाम आप याद करेंगे। इन्होंने किताब लिखी माई डेज विथ राम किंकर, मेरे दिन राम किंकर के साथ में, इस प्रकार की एक किताब लिखी इन्होंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने महान मूर्तिकार थे कि कोई भी साहित्यकार इनके जीवन पर लिखना चाहता है और उन्होंने लिखी। अलग अलग साहित्यकारों ने राम किंकर बेज के जीवन पर अलग अलग किताबें लिखी। जैसे आर जो शिवा साहित्यकार थे, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था राम किंकर यक्ष और यक्षी। सोमेंद्र नाथ ने भी इनके जीवन से जुड़ी हुई कविता लिखी। उस कविता का नाम, कविताएं तो इन किताब में ही है, इनके जीवन के बारे में कहानियाँ भी हैं, कथा भी हैं, लेकिन किताब की हम बात करें तो इन्होंने लिखी माई डेज विथ राम किंकर्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और राम किंकर, इसके अलावा अगर बात करें तो प्रोफेसर जो ए रामचंद्रन हैं, उन्होंने भी इनके जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग किताबें लिखी हैं। खैर, ये बात तो आपको समझनी है, जाननी है। और इनके जीवन पर फिल्म भी बनी है। इतने महान मूर्तिकार थे कि इनके जीवन पर फिल्मकारों ने फिल्म भी बनाई है। और लेकिन ये फिल्म अधूरी रही है क्योंकि
जब इनके जीवन पर फिल्म बन रही थी तो इनकी मृत्यु हो गई थी, तो फिर ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब इनके मूर्ति शिल्पों को देखते हैं राम किंकर बेज के, तो इन मूर्ति शिल्पों के अंदर हमें एक नया प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इनके मूर्ति शिल्पों में हमें अभिव्यंजनावाद और अति यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इनके मूर्ति जो शिल्प हैं उस पर अभिव्यंजनावाद और अति यथार्थवाद दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी हम समझ सकते हैं किस प्रकार का प्रभाव इनके मूर्ति शिल्प पर दिखाई देता है। अभिव्यंजनावाद यानी एक कह सकते हैं कि एक किसी पर कह सकते हैं व्यंग्य के रूप में व्यंजना करते हुए तरीके से, और अति यथार्थवाद यानी असली को ज़्यादा दिखाने, जब किसी चीज़ को असली दिखाने के लिए जो ज़्यादा अतिशयोक्ति होती हैं, वो अति यथार्थवाद का प्रभाव हमें दिखाई देता है। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी कला में काम किया है। अब जब कोई व्यक्ति कला में इतना महान होगा, मूर्तिकार होगा, तो उसको सम्मान तो मिलेगा। अब इनको सम्मान कौन कौन से मिले हैं, सरकार ने कौन कौन से सम्मानों से इनको सम्मानित किया है, उनकी अगर बात करें तो इनको 1970 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है। भारत के जो सर्वोच्च जो सम्मान है उनकी लिस्ट में जो नाम आता है पद्म भूषण, उनसे इनको सम्मानित किया है। ठीक है, सम्मानित हो गए ये कलाकार, काफ़ी मूर्तियाँ बना दी। अब बात हम करेंगे इनकी मृत्यु की। तो इस महान मूर्तिकार के अगर हम देहांत की बात करें तो 2 अगस्त 1980 को इस महान मूर्तिकार का देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो जन्म से लगाकर मृत्यु के बीच में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो इन्होंने मूर्तियाँ, मूर्ति शिल्प और माध्यम के तरीके से जो मूर्तियाँ बनाई हैं, उनकी हमने बात कर ली है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।